हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अवे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और आपके भारी डिमांड पर जी हाँ, नोट्स भी अब आपको कलरफुल मिलने वाले हैं और यही चीज आपको वेबसाइट पर भी मिलने वाली है और आपको वीडियो तो मिल ही रहा है। ठीक है ना, देख सकते हैं पूरा एकदम फिगर को अच्छी तरीके से अब हम आपको पूरा आपको टाइप करके लेके आए। ये बताइए कैसे लगा आपको सारी सारी नोट्स, और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको एसके स्टडी के साथ। और पूरी 95 प्लस की हम तैयारी करवाएंगे आपके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना, और आज का जो वीडियो लाइक टारगेट है वो 1000 वीडियो लाइक टारगेट है। इसका पीडीएफ, इसका आप क्या पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से। और एसकेएम स्टडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को। आज का वीडियो लाइक टारगेट 5000 यानी कि 5K वीडियो लाइक टारगेट है। और ये प्यारे बच्चों का कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान अध्याय 1 से 2 तक लघुत्तरी प्रश्न है। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जितने भी आते हैं आपके सभी लघुत्तरी बता दे रहे हैं। और यूपी बोर्ड परीक्षा में आप टॉपर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एसके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, ये एनसीईआरटी पर है, एमपी बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो है। तो क्लास 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था के इंपॉर्टेंट लघुत्तरी प्रश्न को सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग किसके पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग विलियन के पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? विलियन के इंपॉर्टेंट यानी सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे एक एक बार करके। ठीक है ना, तो लाइक करते रहिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ फटाक से। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है चैप्टर 1 से। फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष क्या है? उदाहरण सही समझाइए, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा सन 2020 और सन 2019 में बना हुआ प्रश्न है। या फिर देगा फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब आपके प्रश्न सेम ही रहेगा, थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो जाते हैं और वो आप तैयार नहीं कर पाते हैं। यही चीज का डर रहता है, तो इस डर को आपको आज ही खत्म कर देना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं फ्रैंकल दोष के बारे में। फ्रैंकल दोष को हम लोग पढ़ेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्टकी दोष पढ़ेंगे। तो फ्रैंकल दोष क्या होता है? फ्रैंकल दोष तब उत्पन्न होता है जब आयन अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, तो इसके कारण जो उत्पन्न दोष होता है उसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो फ्रैंकल दोष क्या है? याद रखना, फ्रैंकल दोष तब उत्पन्न होता है जब आयन अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। तो यह हमेशा उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसमें क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान बहुत कम होता है। फ्रैंकल दोष किस में पाया जाता है? फ्रैंकल दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसमें क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या क्या होती? बहुत ही कम होती है, उसी में हमारा फ्रैंकल दोष पाया जाता है। और ऋणायन का आकार धनायन के आकार से बहुत क्या होता है? अधिक होता है। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है, क्योंकि मेरे प्यारे लाडलो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं कि नहीं? कमेंट कीजिए यस सर, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं, आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अभी आपके पिछले ही साल पेपर में आया था, निम्नलिखित में से किसमें ऋणायन का आकार धनायन के आकार से बहुत ही कम होता है, या फिर क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान बहुत कम होता है? तो 4 ऑप्शन थे, एक था AgBr। तो इसीलिए कहते हैं कि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको दूंगा। उदाहरण के लिए जैसे AgBr, AgCl, AgL और ZnS इत्यादि जितने भी होते हैं, यह सभी फ्रैंकल दोष के क्या हैं? उदाहरण है। अगला यहाँ पे शॉर्टकी दोष। कौन सा दोष? शॉर्टकी दोष। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन विलुप्त हो जाते हैं। जब जालक से समान संख्या में धनायन और
ऋणायन विलुप्त हो जाते हैं तो इसके कारण शॉटकी दोष उत्पन्न होता है। शॉटकी दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टल संरचना के समन्वय संख्या का मान बहुत ही क्या होता है, अधिक होता है, और धनायन एवं ऋणायन लगभग क्या होते हैं, समान आकार के होते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट वाली चीजें आपको याद रखना है। शॉटकी दोष किसमें उत्पन्न होता है, उन क्रिस्टल जालक में उत्पन्न होता है जिसमें समन्वय संख्या का मान क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, और जो धनायन एवं ऋणायन का मान लगभग क्या होता है, समान होता है। इसके उदाहरण क्या है, जैसे CaCl, KBr, KCl, NaCl और AgPr इत्यादि में शॉटकी दोष पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी कि यहाँ पे अंतराकाशी दोष है और दूसरा है F केंद्र है। इसको आपको क्या देना है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है, यानी कि इसकी परिभाषा देना है। तो चलिए देखते हैं अंतराकाशी दोष क्या होता है। जब कुछ अवयवी कण जैसे परमाणु या अणु अपने अंतराकाशी स्थल में चले जाते हैं तब उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। यह दोष कभी भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह दोष अनआयनिक ठोसों में दिखाई देता है। अंतराकाशी दोष सदैव पदार्थ के घनत्व को क्या करता है, बढ़ा देता है। जो अंतराकाशी दोष होता है सदैव पदार्थ के घनत्व को क्या करता है, बढ़ा देता है। दूसरा है यहाँ पे F केंद्र। क्या है, F केंद्र। तो यह वह स्थान है जहां पर ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और इसे धातु आधिक्य दोष भी कहते हैं। F केंद्र को ही क्या कहते हैं, धातु आधिक्य दोष भी कहा जाता है। लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ अपने। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री यानी सॉल्यूशन अर्थात विलयन के इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। क्लियर है, अभी इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, समपराशरी विलयन क्या है। जो समपराशरी विलयन होता है वह क्या होता है, किसे कहते हैं समपराशरी विलयन। वह विलयन जिनके पराशरण दाब समान ताप पर समान होते हैं उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। समपराशरी विलयन क्या होता है, आपको याद रखना है, वह विलयन जिनके पराशरण दाब समान ताप पर समान होते हैं उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। दो समपराशरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर कभी भी पराशरण नहीं होता है। दो समपराशरी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर कभी भी पराशरण नहीं होता है। यह चीज याद रखेंगे और यह काफी क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए तथा इसकी सीमा को बताइए। यानी कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम क्या होता है और इसकी सीमाएं क्या क्या होती है, आपको स्पष्ट करना है। तो उत्तर क्या लिखेंगे, किसी विलयन की वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, राउल्ट का नियम कहा जाता है। किसी विलयन की वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है और इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं, और जो कि बहुत ही क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम की सीमाएं, कौन कौन से राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम की क्या है, सीमाएं हैं। तो सबसे पहला इसकी सीमा लिखेंगे, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है, हमेशा और हमेशा अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों के ऊपर ही लागू होता है। दूसरा, वैद्युत अपघट्ट के विलयन के ऊपर इस नियम को लागू नहीं करते। वैद्युत अपघट्ट के विलयन के ऊपर कभी भी राउल्ट के नियम को लागू नहीं करते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मोलरता तथा मोललता की परिभाषा लिखो और इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि मोलरता तथा मोललता की परिभाषा क्या होती है और इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग मोलरता के बारे में देखेंगे।
किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणु या मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणु या मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। और मोलरता क्या होती है? 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अब यहां पे दिया था अंतर स्पष्ट कीजिए, तो दोनों में अंतर क्या लिखेंगे? मोलरता ताप के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन मोलरता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से बन जाता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मोलरता ताप के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन मोलरता ताप के साथ कभी भी परिवर्तित नहीं होती। अगला प्रश्न यहाँ पे, परासरण दाब को उदाहरण सहित समझाइए। और परासरण दाब को समझने के लिए हम लोग इस फिगर को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग चलिए देखते हैं परासरण दाब की परिभाषा। तो वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब उसके विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब क्या होता है? वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब उसके विलायक के वाष्प दाब के क्या कर देता है? बराबर कर देता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। इसका उदाहरण प्यारे बच्चों, एक पात्र को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा 2 बराबर भागों में बांट लिया जाता है। देखिए, इसको देखते देखते हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करते हैं? 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। यह हमारा क्या है? यह हमारा है अर्धपारगम्य झिल्ली, और इसको हम लोग क्या किए? 2 बराबर देखिए भागों में यहाँ पे बांट लिए। फिर आगे यहाँ पे पात्र में दोनों तरफ पिस्टन लगा देते हैं। पात्र में दोनों तरफ मतलब एक, जब बांट लिए तो एक ये हो गया हमारा और एक ये फर्स्ट ये सेकंड, दोनों के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे? इसको कहते हैं पिस्टन। क्या कहते हैं? पिस्टन लगा देते हैं। अब इसमें से एक भाग में विलयन तथा दूसरे भाग में जल भर देते हैं। अब इसमें से एक भाग में जल भरेंगे और एक भाग में विलयन भर देंगे, ठीक है ना। उसके ऊपर फिर देखिए यहाँ पे, और परासरण की क्रिया प्रारंभ कर देते हैं। और परासरण क्रिया क्या करेंगे? यहाँ पे प्रेशर लगाना हम लोग प्रारंभ कर देंगे। तब विलयन वाला पिस्टन ऊपर की ओर उठने लगेगा। जब हम यहाँ पे परासरण दाब यानी कि इसको पुश करेंगे तो विलयन वाला जो पिस्टन होगा या क्या होने लगेगा? ऊपर की ओर उठने लगेगा। यहाँ पे विलयन वाला ये, जब इसको डाउन करेंगे तो ये वाला ऊपर उठने लगेगा। फिर यहाँ पे है, इस क्रिया को रोकने के लिए इतना ही वाह्य दाब पिस्टन पर आरोपित किया जाता है। जब यह ऊपर की ओर उठेगा तो इस पर हम लोग क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। जितने दाब से ऊपर उठ रहा है उतना ही दाब हम लोग ऊपर से लगाएंगे। परासरण की क्रिया रुक जाए, ताकि परासरण क्रिया क्या हो जाए? रुक जाए। और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया वाह्य दाब ही परासरण दाब कहते हैं। और जो इसके ऊपर रोकने के लिए हम लोग दाब लगाते हैं उसे हम लोग क्या दे देते हैं? परासरण दाब का नाम दे देते हैं। तो इसका फिगर आप बना सकते हैं और इसका PDF आप फ्री में टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रतिलोम परासरण से क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखो। प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं और उदाहरण सहित क्या बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप उत्तर लिखेंगे, जब विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाएं तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलयन की तरफ से होने लगता है। शुद्ध विलयन की तरफ होने लगता है और इसी क्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। तो ये शुद्ध विलयन है, ये लवणीय विलयन है। जब हम लोग यहाँ पे पिस्टन पर दाब लगाएंगे तो यहाँ का जो जल है वो किधर होने लगेगा? वो शुद्ध जल की ओर हमारा क्या होने लगेगा? प्रवाह होने लगेगा। और इसी क्रिया को क्या कह देंगे? प्रतिलोम परासरण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखेंगे, इस प्रक्रिया का प्रयोग समुद्री जल और कठोर जल को शुद्ध करने में करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया कि किस क्रिया का उपयोग समुद्री जल और कठोर जल को शुद्ध करने में करते हैं, तो आपको सीधा बता देना है प्रतिलोम परासरण नियम से। और इसका ये क्या फिगर है। तो यस के स्टडी हमेशा आपके साथ रहेगा, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है।
पूरी एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। 95 गारंटी लिए तो 95 हम दिलाएंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।